देवरानी का घर, देसी घी वर्सेस जेठानी का बाहर का ऑयल फ्री खाना। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है मेरी बहू ने, खाकर मजा ही आ गया। दामिनी बहू, वैसे मानना पड़ेगा तू खाना लाजवाब बनाती है। देसी घी में बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ, खाना कम और लगता है, देसी घी ही खा रहे हो। वैसे दामिनी, अगर तुम इसी तरह से देसी घी में खाना बनाती रही तो एक दिन तुम भी घर वालों को भैंस की तरह फुलाकर ही मानोगी। ऐसा नहीं है भाभी, मैं तो बहुत कम देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। ऊपर से मैं घी भी घर में ही बनाती हूँ, जिसकी वजह से वो मिलावट से दूर और शुद्ध और पौष्टिक होता है। हाँ हाँ, अब तो तुम अपनी बड़ाई मारोगी ही। वो सब छोड़ किंजल बहू, तू मुझे ये बता कि तू क्या बना रही है शाम के खाने में। देख, आज फिर से बाहर का खाना मत मंगवाना। क्यों नहीं माँ जी, मैं तो बाहर से ही अच्छी जगह पर से ऑयल फ्री खाना मंगवाती हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आपको वो खाना खाना चाहिए। यूं देसी घी के स्वाद के चक्कर में आपको अपनी सेहत को नहीं भूलना चाहिए माँ जी। लेकिन बेटा, किसी को क्या पता है कि वो लोग कैसे खाना बनाते हैं। बाहर का खाना कभी भी इतना रोज रोज नहीं खाना चाहिए, समझी तू? बाबा, जब हमारे पास अच्छे खाने के ऑप्शंस हैं और हमें बिना मेहनत किए वहाँ से ऑयल फ्री खाना मिल रहा है तो उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब तुम्हारे पास पैसा है तो फिर गर्मी में क्यों इतनी मेहनत करनी। मैं तो बाहर से ही खाना ऑर्डर करूंगी। किंजल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। किंजल और दामिनी दोनों धारा की बहुएं थीं, जिनमें किंजल बड़ी बहू थी और दामिनी छोटी। दोनों ही बहू में जमीन और आसमान जैसा अंतर था। एक तरफ जहां दामिनी हर वक्त परिवार की सेवा में लगी रहती थी, तो वहीं किंजल बस जिम्मेदारियों से बचती। दामिनी हर रोज अपने परिवार को देसी घी का पौष्टिक खाना खिलाती थी, तो वहीं किंजल खाना बनाने में आलस करती और वो ऑयल फ्री खाने के नाम पर अपने परिवार वालों को बाहर का खाना खिलवाती थी। ऐसे ही आज भी हुआ। दामिनी ने सभी को दोपहर में घर का खाना खिलवाया और शाम के वक्त। ये क्या भाभी, माँ बाबा के मना करने के बाद भी आपने बाहर से ही खाना मंगवा लिया? मेघा, कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। तुम तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो और ये खाना सच में बुरा नहीं है। बस लोगों ने बाहर के खाने को लेकर अजीब अजीब यकीन बनाए हुए हैं। लो खाओ, आज मैंने ऑयल फ्री शाही पनीर मंगवाया है। किंजल ने आज शाम भी सभी को बाहर का ही खाना खिलवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक बहू हर रोज घर में खाना बनाती थी तो दूसरी रोजाना ही बाहर का खाना मंगवाती थी। ऐसे ही आज के दिन। दामिनी बहू, अब तो हम लोग खाने से भी निपट गए, तो तू एक काम कर, मेरे साथ जरा दर्जी के पास चल। मैं पूछ कर तो आऊं कि मेरा ब्लाउज सिला कि नहीं। ठीक है माँ जी। धारा और दामिनी दोनों बाजार के रास्ते से दर्जी के यहाँ जाने को निकल गई और दर्जी के पास से जब वो लौट रही थी तब। अरे दामिनी, ये तो शायद वही जगह है ना जहाँ से ये किंजल खाना मंगवाती है। हाँ माँ जी, ये तो वही है। इतना चलने के बाद तो मैं बुरी तरह से थक गई दामिनी। चल, इस रेस्टोरेंट में चलकर कुछ पीते हैं, इसी बहाने देख भी लेंगे कि कैसा रेस्टोरेंट है। धारा और दामिनी दोनों रेस्टोरेंट में गईं, जहां जाकर उन्होंने पीने के लिए शिकंजी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन देख दामिनी, यहाँ से तो इनके किचन की खिड़की दिखाई देती है। हे भगवान, ये कितनी गंदगी से खाना बना रहे। देख तो, आटे को तो इन्होंने गंदी स्लेब पर रख कर ही मसल दिया। जी, ये जो शिकंजी बना रहे हैं, इन्हें देखो कैसे पूरे हाथ में नींबू भर कर निचोड़ रहे हैं। माँ जी, मुझे नहीं पीनी है यहाँ से शिकंजी। चलिए, इससे अच्छा तो हम घर में सफाई से बनाकर पी लेंगे। दामिनी को वहां की सर्विस देखकर घिन आने लगी, जिसके बाद वो दोनों सास बहू बिना कुछ पिए ही वहां से उठाई। और घर आने के बाद, बहू, वो जो ऑयल फ्री खाने की जगह है ना, जहाँ के तू गुण गाती है, वो जगह दुनिया भर की गंदी है। आज के बाद वहाँ से खाना नहीं मंगवाना। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। ये कहिए कि आपको मेरा बाहर से मंगवाया हुआ खाना हजम नहीं है। आप मुझे पागल की तरह कामों में पिला हुआ देखना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज भी बाहर से खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। किंजल ऐसे बोलकर चली गई। किंजल को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे ही शाम हुई और उसने सभी के सामने बाहर का ही खाना रख दिया। अभी सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी धारा के सीने में जोर से जलन हुई। हे भगवान। माँ, क्या बात है? क्या हुआ? माँ, क्या बात है? जलन हो रही है क्या? ये लो माँ, ये ठंडा पानी पियो। पूरा घर एकदम से सतर्क हो गया। धारा ने ठंडा पानी पिया, जिसके बाद उसकी जलन कुछ शांत सी हुई। और किंजल भाभी, आपको अब बाहर के खाने की लत छोड़ देनी चाहिए। देखो तो, अब तो माँ को दिक्कत भी होने लगी है।
अरे घर में किसी को भी कुछ भी हो, बात मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? बाहर का खाना, ये बस एसिडिटी थी, हार्ट अटैक नहीं था। और घर में अगर किसी को हार्ट अटैक आया भी तो वो मेरी वजह से नहीं, इस दामिनी की वजह से होगा, क्योंकि यही सबको घी खिलाती है। किंजल ऐसे बोलती हुई चली गई। दुनिया की कोई ताकत किंजल को नहीं समझा सकती थी। ऐसे ही आज के दिन रसोई में दोपहर के वक्त दामिनी खाना बना रही थी। ये गया घी में जीरा और लग गया मेरी सब्जी में देसी घी का तड़का। वाह माँ, रसोई में से क्या खुशबू उड़ रही है। सच में भाभी जरूर कुछ बहुत ही अच्छा बना रही हैं। भाई आज क्या बन रहा है? आपकी ये बहू तो रोजाना घर को ऐसे ही महकाती है। हर कोई बस यही पूछता है कि आज क्या बन रहा है। सभी बस खुशबू सूंघकर ही दामिनी की तारीफें कर रहे थे। तो वहां दामिनी सभी के लिए रसोई की रोटियां वगैरह पर घी लगाते हुए खाना बना रही थी। कुछ ही देर में उसका खाना बन भी गया, जिसको सभी ने बड़े ही शौक से खाया और दामिनी की तारीफ की। फिर ऐसे ही शाम के बाद, माँ जी आज तो मैंने भी बिरयानी और साथ में सभी के लिए कबाब मंगवाए हैं, खाइए। खा ही रहे हैं। मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने बाहर से खाना मंगवाया है ना? तो इसमें तेरी क्या तारीफ, चुपचाप खाना खा। धारा ने किंजल को डांट दिया, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे। अचानक से ही खाना खाते खाते धारा का जी मिचलाने लगा। क्या बात है धारा, कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ जी, एकदम से ही जी मिचला जा रहा है। जी मिचला रहा है? माँ जी मैं अभी कल ही चूर्ण लाई थी, आपको दूं क्या? उससे आपका जी सही हो जाएगा। ले आ। धारा को दामिनी ने चूर्ण लाकर दिया, जिससे उसका जी सही हुआ। धारा को ये छोटे छोटे से मेडिकल इश्यूज होने लगे थे, जिन्हें कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, और सबसे ज्यादा हल्के में इस बात को किंजल ने लिया हुआ था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज रात का खाना खाने के बाद सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी धारा के सीने में फिर से जलन हुई। और आज ये जलन इतनी ज्यादा तेज थी कि वो किसी भी चीज से कवर नहीं हो पाई और धारा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ा। माँ हिम्मत रखो, हम बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सभी घर में परेशान हो गए। जल्दी से धारा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने धारा को एसिडिटी से रिलीफ की दवाई दी। और डॉक्टर साहब, एकदम ही मेरी अच्छी खासी पत्नी को क्या हुआ था? अभी तक तो सही थी, फिर अचानक से ही इतनी कैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई? बड़े मियाँ, आपकी पत्नी ठीक नहीं थी। बाहर से देखने में ये बेशक हट्टी कट्टी है, लेकिन चेकअप से पता चलता है कि आपकी पत्नी में लिवर में बेहद ही खराबी है। ऐसा तब होता है जब बाहर का खाना ज्यादा खा लिया जाए। आपकी पत्नी के लिवर में बहुत ज्यादा खराबी आई है और साथ ही इस खतरनाक एसिडिटी की वजह से इनके शरीर में एसिड की मात्रा का ज्यादा होना। भले ही बाहर का खाना खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें अपने घर का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि वही पौष्टिक होता है। अब आपकी सेहत आपके हाथ में है, इनका बाहर का खाना आप बंद करवाइएगा। जी। डॉक्टर की बात सुनकर दिलीप की नजरें शर्म से झुक गईं और डॉक्टर के जाते ही सभी किंजल को घूरने लगे। बस पड़ गया आपको चैन भाभी, आपकी वजह से मेरी माँ यहाँ है। उन्हें कितना दुख दर्द झेलना पड़ा है, सब आपकी ही वजह से है। सही कहा, तुझे तो हम समझाते थे कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी तुझे समझ में ही नहीं आया। अब मुंह झुकाई क्या खड़ी है? इस घटना से सीख ले लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलीप की बात को सुनकर किंजल की नजरें शर्म से झुक गईं। अब उसके पास कुछ बोलने को नहीं था। किंजल बस चुप रही, लेकिन अब उसे सीख मिल चुकी थी। किंजल ने अब से बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया। अब वो अपनी देवरानी की तरह ही देसी घी में घर में ही खाना बनाकर सभी को खिलाती थी, जिससे कि धारा भी अब कुछ कुछ सही सी होने लगी थी और अब सभी किंजल से भी घर में खुश रहते थे। माँ मेरी रोटी में घी लगा दो ना। तो क्या करेगी घी खाकर? तेरे लिए नहीं है घी, सिर्फ तेरे भाई की रोटी में ही लगेगी। हाँ माँ, सही कहा। इसकी रोटी में घी लगाने की जरूरत नहीं, वैसे इतनी काली है और घी खा खा के और मोटी हो जाएगी। काले रंग होने के चक्कर में वैसे भी लड़के वाले इतना दहेज मांगते हैं, और अगर मोटी हो गई तब तो पता नहीं कितना मांगेंगे। वैष्णवी का काला रंग होने के कारण उसकी माँ और उसके चारों भाई उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और पुष्पा के चारों बेटों को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। मुझे अपनी चारों बेटी के लिए आपके ये चारों बेटे बेहद पसंद हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। सभी लोग हंसी मजाक करते चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी चारों लड़कियों में से हिमानी की नजर दूर खड़ी वैष्णवी पर जाती है। मम्मी जी, वहाँ दूर खड़ी वो लड़की कौन है काले रंग की? मैं देख रही हूँ वो कब से हमारी तरफ देखी जा रही है। वह हमारे घर की नौकरानी है बेटी। अच्छा, नौकरानी।
हाँ हाँ, नौकरानी ही है, तुम चाय नाश्ता करो ना। कुछ देर बाद गंगा अपनी चारों बेटी का रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। क्योरी, तुझे कहा था ना अपना ये काला थोपड़ा लेकर अपने कमरे में रहने को, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आई। लड़की वालों के पास आना जरूरी था अपना ये काला कलूटा मुंह लेकर। गलती हो गई माँ, माफ कर दो। कुछ दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ पुष्पा के चारों बेटों की शादी हो जाती है। पुष्पा गृह प्रवेश करती हुई। बाप रे बाप, मेरी चारों बहू कितनी गोरी हैं, दूध की तरह पूरा मक्खन मलाई शरीर है मेरी बहू का तो, और मेरी एक खुद की बेटी है एकदम काली कलूटी। आओ बहू, घर के अंदर आओ। पुष्पा की चारों गोरी बहू घर के अंदर आती हैं और अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अपनी बेटी के कमरे में जाकर, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी चारों गोरी भाभी के आगे मैंने तुझे नौकरानी बताया है, तो नौकरानी की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम को निपटा लियो। जी माँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अगले दिन सुबह वैष्णवी उठकर घर के सभी कामों को करने लग जाती है। वो सारे झूठे बर्तन धोती, झाड़ू लगाती है, सारे गंदे कपड़े धोती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों गोरी भाभी रसोई में आती हैं। अरे नौकरानी ने तो सारा खाना बना दिया, अब हम क्या करें? चलो हम लोग माँ जी के कमरे में चलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करेंगे। चारों बहू अपनी सास के कमरे में आती हैं, जहां उनकी सास होती ही नहीं। अरे माँ जी तो है ही नहीं, कहीं गई होंगी। ये देखो यहाँ पर फोटो एल्बम रखा हुआ है, चलो देखते हैं। चारों बहू मिलकर फोटो एल्बम को देखने लगती हैं, जहां हर दूसरे फोटो में उन्हें वैष्णवी परिवार के साथ नजर आती है। अरे यार, ये लड़की हमारे परिवार की हर तस्वीर में क्यों है? हर पूजा पाठ, बर्थडे पार्टी, शादी जैसी हर खुशी के मौके में इस लड़की की फोटो हमारे परिवार वालों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नौकरानी नहीं, हमारे घर की ही सदस्य है। चलो ये बात हम उसी से पूछ कर आते हैं, आखिर वो है कौन। चारों बहू हॉल में आती हैं, जहां वैष्णवी झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस की बबीता घर में घुसती हुई। अरे वैष्णवी, चार सुंदर गोरी भाभी आने के बाद भी तू नौकरानी की तरह घर में काम करे। अरे अब तो अपनी भाभी को बोल तेरे कामों में मदद करे। क्या कहा भाभी? पर हमारी तो कोई नंद है ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर वैष्णवी झाड़ू पटक कर वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ ये सब, पर मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। वो तुम्हारी नंद है, मैं जा रही हूँ, अपने रिश्ते को संभालो। वैष्णवी के चारों भाभी कमरे के अंदर आती हैं। आखिर क्यों तुमने अपना परिचय हमसे नहीं करवाया? क्या हमसे कोई गलती हुई जो हमारी इतनी सुंदर और प्यारी नंद ने हमसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा, और इतने दिनों से गैरों की तरह हमारे साथ रह रही थी? नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। मेरी तो चारों गोरी भाभी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। तो सच क्या है? वैष्णवी अपनी माँ भाई की सारी बातें अपनी चारों भाभी से कहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे पति की सोच ऐसी है और हमारी माँ, उन्होंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है और हमें भी नौकरानी ही बताया। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे घर का हर सदस्य वहां एकत्रित हो जाता है। आखिर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? और तुम चारों भाई अपनी बहन को काली होने की वजह से कोस रहे थे और अपनी माँ को रोकने की बजाय उनका साथ दे रहे थे। तो और क्या करते, इतनी काली है, ऊपर से न तो इसका कोई रिश्ता हो रहा है और काले रंग की वजह से तुम्हें पता है लोग लाखों की मांग करते हैं दहेज की। बोझ हो गया है हमारे लिए इसका ये काला रंग। चुप करिए आप लोग, खबरदार अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला हमारी नंद के लिए। हमारी नंद कैसी भी हो हमारे लिए बेहद प्यारी है। उस दिन के बाद से वैष्णवी के चारों गोरी भाभी उसे बेहद प्यार से रखने लगती हैं। एक दिन चारों भाभी मिलकर खाना बनाकर वैष्णवी के कमरे में लेकर आती हैं। वैष्णवी आओ खाना खा लो। मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आकर खा लेती रसोई में खाना भाभी। वो बात अलग थी वैष्णवी, जब तुम अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी, पर अब हम अपनी प्यारी ननद को खाना अपने हाथ से खिलाएंगे। अब चारों गोरी भाभी मिलकर अपनी काली नंद को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। वैष्णवी अब अपनी चारों गोरी भाभियों के साथ खुश रहने लगी थी। इसी तरह एक दिन सुबह, वैष्णवी तैयार हो जाओ, आज हम पांचों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए। इस काली कलूटी के साथ जाओगी शॉपिंग मॉल? बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की। माँ जी, इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी ननद बेहद खूबसूरत और प्यारी है, हम उसके साथ ही शॉपिंग मॉल जाएंगे। अब तैयार होकर वैष्णवी अपनी चारों गोरी भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां पर वैष्णवी तरह तरह के कपड़ों को ट्राई करती है। वैष्णवी, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया भाभी, आज से पहले कभी मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। आप चारों बहुत अच्छी हो। शॉपिंग मॉल से बाहर आने के बाद सामने एक ठेले पर भेलपुरी बिक रहा होता है। वैष्णवी, तुम्हें भेलपुरी खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, तुम कहो तो खाने चले। अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए ना, खाते हैं मसालेदार चटपटी भेलपुरी। अब अपनी चारों भाभी के साथ खुशी खुशी वैष्णवी भेलपुरी खा रही होती है। तभी वहां से गुजरता एक लड़का।
अरे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, लगता है धूप की सारी किरणें तेरे मुंह पर ही पड़ गई हैं। बाप रे कितनी काली है, कभी फेयर एंड लवली भी लगा लिया कर। अरे ओ, तूने अपनी शक्ल देखी है? चूसे हुए आम जैसी शक्ल तेरी है, सड़े हुए केले के छिलके जैसा तेरा शरीर है। ये चप्पल देख रहा है? इतना मारूंगी ना कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे रहने दीजिए मैडम, इन आवारा लड़कों से मुंह मत लगिए, इनका तो रोज का काम है लड़कियों को छेड़ना। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को प्रोटेक्ट करती हैं और वहां से घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लक्ष्मी कहती है, शीतल, डॉली, हिमानी, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें हमारी प्यारी नंद के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, तुम सही सोच रही हो, और हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का। और सच कहूँ तो मेरी नजर में एक लड़का भी है जो यहीं किशनगंज में रहता है। अब अगले ही दिन डॉली अपनी दोस्त पुनीत को चाय पर बुलाती है। वैष्णवी चाय लेकर पुनीत के पास आती है। पहली ही नजर में वैष्णवी पुनीत को पसंद आ जाती है। डॉली के कमरे में जाकर पुनीत डॉली से कहता है, डॉली, ये लड़की कौन थी? ये लड़की पहली नजर में ही मुझे भा गई। सच में? वैसे ये मेरी ननद है और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बुलाया ही उसके लिए था, पर मुझे लगा कि शायद उसका काला रंग तुम्हें पसंद आए ना आए। रंग से क्या होता है डॉली, मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। अब ये बात वैष्णवी को पता चलती है। वैष्णवी बहुत खुश होती है और कुछ दिनों में पूरी विधि विधान के साथ पुनीत और वैष्णवी की शादी हो जाती है। वैष्णवी की विदाई हो रही होती है, तभी वैष्णवी अपनी चारों भाभी से कहती है, माँ, जो प्यार आपने मुझे कभी नहीं दिया वो सारा प्यार मुझे मेरी इन चारों भाभीयों से मिला। मेरी चारों भाभीयों के आने के बाद मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है और आज मेरी शादी भी हो गई। शुक्रिया भाभी, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बेटी, जाते जाते अपनी माँ को माफ करती जा। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं माँ, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। अच्छा बस, अब आप सभी अपने गिले शिकवे खत्म कीजिए और मेरी प्यारी नंद को खुशी खुशी उसके ससुराल विदा कीजिए। पुनीत, मेरी प्यारी नंद का हमेशा ख्याल रखना। जी बिल्कुल, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। अब काली नंद अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है और अपनी भाभीयों से भी मिलने आया करती है।